नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी वक्फ पर जेडीयू में मचे घमासान की, बिल पर चौतरफा गिरी मोदी सरकार की, देखेंगे महाराष्ट्र में भाषा पर बढ़ते विवाद को, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आए नए मोड़ को, राहुल गांधी के आरएसएस पर किए गए तीखे हमले को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ट्रंप के टैरिफ ऐलान से बाजारों में मचते हाहाकार के बारे में। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वक्फ बिल को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा दावा, बोले बीजेपी के बड़े नेताओं ने बिल का समर्थन करने के लिए साधा संपर्क, शिंदे गुट को बताया मोदी शाह के चेले। तेलंगाना के काची गची बोली जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस सख्त भूमि पर लोगों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, 400 एकड़ जमीन पर IT पार्क बनाने का हो रहा विरोध। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बंद की केजरीवाल सरकार की एक फ्री सुविधा, लोगों ने जताया रोष, चुनाव के वक्त कहा था जारी रहेगी सभी फ्री योजनाएं। मणिपुर में मैतेई और कुकीज पक्षों के बीच शांति वार्ता की पेशकश, दिल्ली पहुंचे मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल, गृह मंत्रालय में होगी अहम बैठक। आम आदमी पार्टी को असम में दोहरा झटका, एक तरफ पार्टी इकाई के अध्यक्ष तो दूसरी ओर पार्टी महिला विंग की प्रमुख ने अपने पदों से दिया इस्तीफा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार ने समर्थन तो दे दिया, लेकिन इसके बाद से ही पार्टी में बवाल मचा हुआ है। कई मुस्लिम नेताओं ने नीतीश और उनकी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, जिस पर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा है। इसी कड़ी में बिहार में नीतीश के विरोध की नई तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो चुनाव से पहले जेडीयू के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। तो कैसे बढ़ेगी नीतीश कुमार की टेंशन, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। संसद के दोनों सदनों से बिल के पारित होने के बाद अब उन्हें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जिसने बिहार की सियासत में नए समीकरण सेट कर दिए हैं। जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पार्टी के कई पुराने नेता अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं। अब तक 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से नाराजगी के चलते नेताओं ने नेम प्लेट को उखाड़कर फेंक दिया, तो कोई नीतीश कुमार को गद्दार तक कह रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब नीतीश कुमार के खिलाफ वक्फ समर्थन पर पूरा विपक्ष मोर्चा खोले बैठा है। पार्टी के नेता सीधे सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने से नहीं चूक रहे। नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा है। बता दें, साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जेडीयू के नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। नेताओं ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर कहा कि उम्मीद थी कि आप अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखेंगे, लेकिन इसके बजाय आपने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने लगातार मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम किया है। इसके साथ ही जेडीयू में कई और नेता नीतीश कुमार के स्टैंड से खफा बताए जा रहे हैं। याद हो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने डटकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के दबाव के बावजूद मोदी सरकार का साथ दिया है। यहाँ तक कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की दलील तक को नीतीश कुमार की पार्टी ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अब पार्टी के मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी जेडीयू को धोखेबाज कहकर सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। बता दें, नीतीश कुमार को जो धर्मनिरपेक्षता की दलील देकर 2014 में मोदी को दिल्ली पहुंचने से पहले एनडीए से अलग हुए, जो हिंदू राष्ट्र की बात पर संविधान की दलील देते रहे, उन नीतीश कुमार की पार्टी ने खुलकर वक्फ संशोधन बिल पर संसद में मोदी सरकार का साथ दिया, जिस पर वो बुरी तरह से घिर गए। अब देखना होगा कि आगे चुनाव में जेडीयू को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संसद से वक्फ बिल को मंजूरी मिलने के बाद जहां एक तरफ जेडीयू में दोफाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खुद पीएम मोदी के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसने वक्फ बिल पर मोदी सरकार को और मुश्किल में डाल दिया है। तो कैसे वक्फ बिल पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन बिल के संसद के पास होने के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है, जिसने मोदी सरकार की परेशानी को और बढ़ा दिया है। बीते दिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के लगभग 8 राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिला। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम से लेकर पीएम मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में भी विरोध की तस्वीरें देखने को मिली, जहां मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, इन प्रदर्शनों में महिलाओं और बच्चों ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि विरोध की आवाजों को दबाने के लिए सरकार अलग अलग पैतरे भी आजमा रही है, लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो आने वाले वक्त में मोदी सरकार की टेंशन को और बढ़ा सकता है। गुजरात के अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर जुटे। उनके पोस्टर बैनर पर वक्फ बिल वापस लो, रिजेक्ट यूसीसी लिखा था। लोगों ने बाह पर काली पट्टी बांधी हुई थी। भीड़ ने तानाशाही नहीं चलेगी के जमकर नारे भी लगाए। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में ले जाने की खबरें भी सामने आई, लेकिन विरोध प्रदर्शन थमता नहीं दिखाई दिया। इसी तरह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग में भी हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए। यहाँ भी वक्फ बिल रिजेक्ट के बैनर पोस्टर लिए लोगों ने विरोध किया। इस दौरान कोलकाता में कई जगहों पर विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिली। लोगों ने वक्फ बिल के विरोध की तख्तियां भी जलाई और बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। यानी कुल मिलाकर वक्फ बिल को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों में दोफाड़ और एनडीए में टूट की आहटें तेज होती दिखाई दे रही है।
पहले ही मुस्लिम संगठन जेडीयू, लोजपा और टीडीपी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बिल को लेकर बवाल कम होने की बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर विपक्ष ने बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसके बाद मोदी सरकार चौतरफा इस बिल पर घिर गई है। वक्फ के साथ ही महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में मनसे कार्यकर्ताओं ने एक सुरक्षा गार्ड की कथित तौर पर मराठी भाषा का अपमान करने पर पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद बवाल मच गया, जिस पर राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फडणवीस सरकार घिर गई। इसी कड़ी में अब बैंक कर्मचारियों ने फडणवीस सरकार को चेतावनी दे दी है। तो क्यों भाषा को लेकर बढ़ रहा है तनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे को चेतावनी दी है, जिसने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही भाषा पर विवाद को लेकर मुद्दे पर बहस को भी तेज कर दिया है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए बैंक कर्मचारी संघ ने कहा कि अगर बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मारपीट की गई तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बैंक कर्मचारी संघ के इस ऐलान ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, जिस पर जबरदस्त राजनीतिक भूचाल भी आ गया है। वहीं इस बीच मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि मराठी भाषा के इस्तेमाल की मांग को लेकर अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब देश के दक्षिण हिस्से में तमिल और हिंदी भाषा को लेकर पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई। ऐसे में महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर बढ़ते विवाद से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें, ये विवाद उस वक्त सामने आया जब मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई के LND परिसर में सुरक्षा गार्ड की कथित तौर पर मराठी भाषा का अपमान करने पर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद अब बैंक कर्मियों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी कर दी है। उधर इस विवाद पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक बार फिर मराठी के मुद्दे को आगे करते हुए कहा कि मुंबई में कुछ लोग कहते हैं कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का काम भी किया जाएगा। इस तरह महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर विवाद बढ़ने के साथ ही इस पर राजनीति भी तेज होती दिखाई दे रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला थमता नहीं दिख रहा। इस बीच विवाद से जुड़े दो अहम मामलों की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। बता दें, हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था और सभी को एक साथ निपटाने की मंजूरी दी थी। शुक्रवार 4 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ किया कि इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2025 को की जाएगी। ये सुनवाई इस पूरे विवाद के मुख्य मामले के साथ की जाएगी, जिससे एक बहुचर्चित विवाद में नया मोड़ आ सकता है। ये जानकारी हिंदू पक्ष के वकील शंकर जैन ने साझा की। उन्होंने बताया कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध थे। पहला मामला मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा था, जिसमें हमने संशोधन आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया था कि एएसआई और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाए। हाई कोर्ट ने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया था। हालांकि मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद इस मामले में फिलहाल रोक लगा दी गई। बताते चले, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाओं में दावा किया गया है कि जिस स्थल पर शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है वो असल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। वो इस स्थान को हिंदुओं को सौंपने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस दावे का विरोध कर रहा है और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या रुख सामने आता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसे मुसलमानों पर हमला बताते हुए भविष्य में अन्य समुदाय को निशाना बनाने की आशंका भी जाहिर की है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरएसएस का ध्यान अब चर्च की जमीनों पर होने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन विधेयक भले ही संसद के दोनों सदनों में पास हो गया हो, लेकिन इस पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तमाम राजनीतिक दल इस विधेयक को लेकर खुलकर विरोध जता रहे हैं। इस कड़ी में अब राहुल गांधी ने भी वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदाय को निशाना बनाया जाएगा।
उन्होंने आगे लिखा कि वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की ओर जाने में ज्यादा समय नहीं लेगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। बता दें, राहुल ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें लिखा है कि संसद में वक्फ बिल के सफलतापूर्वक पारित होने के बाद आरएसएस का ध्यान कैथोलिक चर्च की भूमि पर चला गया है। आरएसएस से जुड़ी पत्रकारिता ऑर्गेनाइजर की वेब पोर्टल पर भारत में किसके पास अधिक भूमि है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस शीर्षक से प्रकाशित लेख में दावा किया गया है कि कैथोलिक संस्थानों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है और इसे सबसे बड़ा गैर सरकारी भूमि स्वामी बताया गया है। ऐसे में इस दावे ने मुसलमानों को लेकर बिल में किए संशोधन के बाद चर्च की जमीनों पर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि ये दावा कितना सच साबित होता है। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके कई देशों ने तो खुलकर विरोध भी कर दिया है, जिसने दुनिया में भयंकर ट्रेड वॉर की शुरुआत भी कर दी है। तो वही शेयर बाजारों में भी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। तो ट्रंप के फैसलों का कैसा हो रहा है असर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जिस बात का डर सता रहा था वही हो गया है। विश्व के कई देशों ने ट्रंप के ऐलान का जवाब देना भी शुरू कर दिया। तो वहीं ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान ने अमेरिका के बाजारों पर भी सीधा असर दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 2 अप्रैल को दुनिया के 57 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद इस ऐलान पर सभी देशों ने आपत्ति जताई। लेकिन कई देशों की तरह चीन को भी ये टैरिफ चुभा, जिसके बाद चीन ने लाल आग दिखाते हुए अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया और वहां से आयातित सभी उत्पादों पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा कि वो अमेरिका से आने वाले मेडिकल सीटी एक्स-रे ट्यूबों की जांच शुरू करेंगे और 2 अमेरिकी कंपनियों से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर रोक लगाएंगे। इसके अलावा चीन ने कहा कि वो 11 अमेरिकी कंपनियों को अपनी अविश्वसनीय संस्थाओं की लिस्ट में शामिल कर रहा है, जो उन्हें चीन में या चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करने से रोकती है। इसके अलावा चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए बेशकीमती गैडोलिनियम और ट्रिटिलियम समेत कुछ अन्य धातुओं के निर्यात पर भी सख्ती बरतने का संकेत दिया। यानी ट्रंप के एक ऐलान ने कहीं न कहीं दुनिया में ट्रेड वॉर के संकेतों का रास्ता दे दिया है। चीन के साथ ही जवाब में कनाडा ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी और अमेरिका में निर्मित वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस नए फैसले की घोषणा की, जो गुरुवार से प्रभावी भी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ से मिलने वाला राजस्व कनाडा के ऑटोमोबाइल उद्योग और वहां से कामगारों के समर्थन में लाया जाएगा और इस तरह ये ट्रेड वॉर बड़े पैमाने पर छिड़ गई, जिसका असर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक, डॉ जोन्स और S&P 500 इंडेक्स में 5% से ज्यादा गिर गए। वॉल स्ट्रीट कोविड-19 संकट के चरम के बाद से सबसे तीव्र गिरावट का सामना कर रहा है। इस गिरावट को लेकर एक ही बड़ा कारण माना जा रहा है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का ऐलान है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।